आ रहे तो उसने अपना नोटिफिकेशन वो सब दिखाया मेरी संतुष्टि के लिए। मतलब उनको उस एजेंसी के बिहाफ पे अपीयर होने के लिए हर बार वकील पत्र की या वकालतनामे की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे कैन अपीयर एज दे इन देयर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। एक्स ऑफिशियो वो पीपी है या डीपीओ है या एडीपीओ है, तो हर कोर्ट में लोग बाग जान जाते हैं जब भी उनका नोटिफिकेशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है कि यहाँ साहब, उनको जनरली कहा जाता है कोर्ट साहब, एपीपी को कोर्ट साहब आ गए हैं, तो उनकी हाजिरी भी डाल दी जाती है। उनसे फिर अपीयर होने के लिए वो नहीं मांगा जाता कोई। और ये सीआरपीसी में क्लियर कर दिया गया है कि उसके लिए किसी भी अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें आपका डाउट यही था ना कि ये है कि क्यों हो सकते हैं। ये सब मतलब रिटन अथॉरिटी ये किस लिए यूज की गई है? क्योंकि उनको तो मतलब गवर्नमेंट ही मतलब डायरेक्ट करती है, मतलब तुम ये केस लड़ो, तो पर उनको क्या जरूरत है नहीं, उसकी? रिटर्न अथॉरिटी इसलिए की गई है सोनम की, बाकी जो केस हैं उनमें किसी वकील को अपीयर होने के लिए इवन विक्टिम की तरफ से भी अगर वो अपीयर होता तो लिखित परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो उस पोस्ट पे नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 8 का प्रोविज़ो और सेक्शन 301 का सबसेक्शन 2 कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम और विद द ऑन द डायरेक्शन ऑफ विक्टिम, तो वो अधिकार पत्र या वकालतनामा लेके आएगा कि साहब मुझे विक्टिम ने या पीड़ित आदमी ने ऑथोराइज़ किया है कि मैं उसके केस की देखभाल करूं। तो उनके लिए ज़रूरत है, लेकिन जो वकालतनामे की या उस अधिकार पत्र की। लेकिन जो पीपी और एपीपी हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं स्टेट को। तो इसलिए क्लैरिफाई किया गया है कि कोर्ट अगर कोई नया मजिस्ट्रेट आ जाए, वो समझे कि मैं यहाँ का बादशाह हो गया, और हर पीपी से हर केस में या एपीपी से हर केस में वो मांगने लगे कि अपना अधिकार पत्र दिखाइए, अपना वकालत पत्र दिखाइए, बिना उसके आई विल नॉट लेट यू अपीयर इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर मी, तो फिर वो जज गलत होगा उस स्टेज में, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी खुद ही उसको एग्जेम्पशन दे रही है, एग्जेम्प्ट कर रही है टू प्रोड्यूस एनी पावर ऑफ अटॉर्नी और एनी लेटर ऑफ अथॉरिटी टू अपीयर इन ए पर्टिकुलर केस। वो तो बने ही उसके लिए, तो वो अपीयर होगा, केवल इसके लिए प्रावधान दिया गया है। हाँ पूछिए। सर इसमें ये भी दिया गया है ना कि जो प्लीडर है तो वो मतलब साक्ष्य समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकेगा, तो मतलब सर उसको बोलने की परमिशन नहीं रहती है क्या? वो नहीं सिर्फ रिटन में आर्गुमेंट कर नहीं सकता है? बोलने की भी होती है। नहीं मतलब जो सॉरी जो मतलब प्रोसिक्यूशन के अंडर में जो प्लीडर होगा, जिसको मतलब अलग से जो विक्टिम है उसने मतलब अपॉइंट किया है। उनको होती है। बात ये है, देखो मैं बताऊं कि जब मैं वहाँ गया था जुडिशरी में, जब मैं था 96-97 में, तो वहाँ पे स्थिति ये थी कि एक एपीपी के पास 5 या 6 मजिस्ट्रेट के केस होते थे, और एक मजिस्ट्रेट के पास अमूमन 2 से 5 थाने होते थे। तो आप मान के चलिए कि एक दिन में सुनवाई जो होती थी एक जज की, वो करीबन 10 मामलों की होती थी। 5 जजों के मिला लो 50 मामले करीबन, और कई अच्छे जज होते थे 60-70 मामले हो जाते थे। अब वो 5 कोर्ट्स में अलग अलग एक ही आदमी भाग करके वो नहीं कर सकता, पैरवी नहीं कर सकता स्टेट की। तो वो दिखाई दे जाता था, सुबह आके नमस्ते कर जाता था कि साहब मैं आया हूँ। तो जैसे मेरी कोर्ट में था एक लड़का, वो बाद में जज बन गया तो वो सुबह 10:30 बजे आके जब नमस्ते करता था, तो मैं अपने बाबू को कह देता था, मैंने कि इनकी हाजिरी डालते था, कोर्ट साहब आ गए हैं, अब ये अपने कोर्ट में दिन भर आए ना आए, मतलब ये ड्यूटी पे हैं, आज ड्यूटी पर हैं, छुट्टी पर नहीं है। तो हम डालते थे राज्य द्वारा एडीपीओ, स्टेट थ्रू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और उसमें हम करते थे। तो उसमें ये होता था कि जो कोर्ट है या तो वही पूछता था, या कभी कभी किसी केस में वो एडीपीओ आ जाता था। जैसे मैंने बताया कि एक एडीपीओ के पास 5-5 कोर्ट होते थे, और 5 कोर्टों में साइमल्टेनियसली 60-70 केसों में सुनवाई चल रही है, हर केस में वो अपीयर नहीं हो सकता। तो ये प्राइवेट प्लीडर लोग करते थे। दूसरा ये है कि जब प्राइवेट प्लीडर ही सब कुछ कर रहा है, तो वो साइन जितने भी आवेदन लगाएगा सब पे वो एडीपीओ के साइन करा के लाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी परमिशन, उसका डायरेक्शन ज़रूरी है। और दूसरा ये होता था कि जब वो अंतिम बहस भी फाइल करता था, तो वो लिखता था बाई प्रोसिक्यूशन, और रिटर्न बाई फिर उन वकील साहब का नाम आता था। वो बहस भी करते, सब कुछ करते थे, लेकिन वो लिखित में जब भी देंगे तो उनका नाम ये आता था कि अंडर द डायरेक्शन या अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, या डीपीओ या एडीपीओ जो भी नाम रहता था वो आता था। ठीक है, एनी डाउट? ओके सर। Okay, so now come to subsection 9 of section 24. It is for the purpose of subsection 7.
जहाँ पे वो एलिजिबिलिटी दी गई है, एंड सबसेक्शन 8 जहाँ पे वो एनी केस के लिए बताया गया कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज ए प्लीडर और हैज़ रेंडर्ड whether before or after commencement of this court services as a public prosecutor or as an APP or APP or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। तो इसमें ये दिया गया है कि जो अनुभव के लिए जो गणना की जाएगी वो गणना उन चीज़ों की भी कर ली जाएगी जब वो व्यक्ति पीपी था या एपीपी था या जीए था या वो था। लेकिन यहाँ जो गणना है वो जो सैलरी ले रहे हैं लोग उनकी नहीं होगी। मतलब जो रेगुलर कार्डर में है, रेगुलर कार्डर से मतलब हो गया कि जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनकी रिटायरमेंट की एज फिक्स है कि 60 साल में रिटायर होना है आपको, उनका जो अनुभव है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी सनद सस्पेंड हो जाएगी जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे। फिर वो रिज्यूम कराएंगे सनद को रिटायर होने के बाद में। ठीक है, जैसे आज मैं क्लेम करूँ कि मेरी जो वकालत है वो 32-33 साल की हो गई है, तो 32-33 साल की वकालत मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैं जुडिशरी में अनुभव क्लेम करता हूँ अपना। वकालत मेरी पहले जो थी वो वकालत 6 साल की थी, 90 से 96। फिर उसके बाद में अभी जो मेरी वकालत हुई लगभग 7 साल की अभी हुई है, तो करीबन 13-14 साल इसको मान लें ये वकालत हुई। बीच का मेरा जो पीरियड था 18 साल का, ये मेरा पीरियड जुडिशरी में निकला, तो वो वकील के रूप में काउंट नहीं होगा। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि एपीपी और डीपीओ का भी वकालत के रूप में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन थे, उसमें सैलरीड एम्प्लॉय थे। लेकिन जो पीपी बने हैं वो तो स्टेट की तरफ से लड़ते रहे हैं। जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है या जो फॉर टाइमिंग अपॉइंटमेंट होते हैं या एपीपी बने हैं, और उनकी वकालत का जो अनुभव है वो काउंट होगा, क्योंकि वो स्टेट के एम्प्लॉय नहीं थे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। डीपीओ और एडीपीओ स्टेट के एम्प्लॉय हैं, और ये जो लोग थे ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये अपने वकालती कर रहे थे। तो जब भी कंप्यूटेशन किया जाएगा, उसके आकलन किया जाएगा, गुणा भाग किया जाएगा अनुभव का, तो इनका अनुभव तो जोड़ा जाएगा, लेकिन एडीपीओ डीपीओ का अनुभव इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये सेक्शन 9 इस बात को बताता है। ठीक है, इस बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो डीपीओ का या डीपीओ सॉरी पीपी का या उसका जीए का जो भर रहे हैं पॉलिटिकली जो अपॉइंटमेंट होना, उसके बारे में जो अगर कुछ दे रहे हैं आवेदन दे रहे हैं, तो वकालत वो पिछले समय की जब वो कभी जीए रहे हों या जो वो पीपी वगैरह रहे हों, वहाँ का वो अनुभव अपना काउंट करा सकते हैं इसमें कि हम इतने साल हमने ये अनुभव किया है या हम इतने साल से वकालत में है। तो जीए के तौर पे या जीपी के तौर पे उनके काम, पीपी के तौर पे उनका काम करने का जो अनुभव था वो अनुभव काउंट करेगा इसमें। फिर एक ये सेक्शन 25 आता है, इट कम्स टू इट टेल्स अबाउट द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वो हो गए असिस्टेंट, सहायक लोक अभियोजक। ठीक है, वो अतिरिक्त लोक अभियोजक थे, ये सहायक लोक अभियोजक हो गए। तो इसमें फ़र्क इतना है, सेम है प्रक्रिया वही की वही है जो हमने पहले पढ़ी थी सेक्शन 24 में, कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक लोगों का अभियोजक नियुक्त करेगी। सेक्शन 25 में फ़र्क इतना हो गया कि कोर्ट का नाम आ गया मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में, मीनिंग देयर बाई कि सेक्शन 25 में जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट या सेशन में नहीं जा पाएंगे सॉरी सेक्शन 25 में जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं दे आर फॉर द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में, ठीक है, फॉर दी इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स वो अपॉइंट करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। फिर इसमें अमेंडमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। अब वही आ गया स्पेशलाइज केस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी अगर ऐसा कोई मामला आ रहा है तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी एक केस के लिए या उस तरह के सब तमाम केसों के लिए, उस बार क्लासिफिकेशन के तमाम केसों के लिए। फिर इसमें एक जो दिया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उसने अनुसंधान किया। देखिए मैंने पहले भी डिस्कशन में आपको बताया था
एविडेंस के समय। और ये क्लियर है कि जो अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो अथॉरिटी प्रोसिक्यूट कर रही है और जो अथॉरिटी डिफेंस कर रही है और जो अथॉरिटी जजमेंट, ये चारों अथॉरिटी अलग अलग होती हैं हमेशा। जो इन्वेस्टिगेटर है कैन नॉट बी ए प्रोसिक्यूटर। ठीक है, किसी स्पेशल केस में कहीं कहीं आता है कि अनुज्ञा दी जा सकती है। हाँ सोनम बताइए। सर जो पुलिस ऑफिसर है उनके पास तो एलएलबी की डिग्री भी नहीं होती है ना, मतलब वो लॉ नहीं किए होते, तो उनको तो वैसे भी नहीं प्रोसिक्यूशन करने की परमिशन है, मतलब मिलेगी। हाँ, लेकिन ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास उनको भी नहीं मिलेगी, ये बात सही है। लेकिन कई बार ये होता है कि कई पुलिस वाले हैं वो एलएलबी हैं या कुछ हैं, उसके आधार पर उन्हें अपॉइंट कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। बहुत सारे पुलिस वालों ने, मेरे मित्र हैं काफ़ी सारे, उन्होंने एलएलबी कर रखी है। या मेरे साथ के कुछ लोग थे एलएलबी में जो इसमें नहीं आ पाए, थानेदार बन गए, अब आजकल डीएसपी वगैरह हैं वो लोग। तो उनके पास अगर डिग्री है भी तो उनके पास वो अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है, और अगर उन्होंने कर भी लिया था अनुभव पहले, तो भी उनको बीइंग पुलिस ऑफिसर दे आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। हाँ साक्षी, पूछिए आप। बट सर जो डीएम होते हैं वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू द क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड इन दिस कोड, जो हमने पढ़ा था नॉट लेस देन 7 years ऑफ प्रैक्टिस, फिर पढ़ा था नॉट लेस देन 10 years ऑफ प्रैक्टिस, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर करेगा रिकमेंडेशन। ओके सर। ठीक है, ये जो प्रावधान दिए हैं सीआरपीसी में, दे कैन नॉट बी ओवरराइडेड। इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता किसी भी अवस्था में। हाँ सोनम, आपका कुछ क्वेश्चन था? नो सर, आप भी कर सकते हैं। हाँ साक्षी। एनी डाउट साक्षी? नो सर। ओके, सो वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अवेलेबल। अब ये एक और स्थिति पे आते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में लगभग कुछ सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगेन द वर्ड केम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। ठीक है, प्रोवाइडेड, अगेन प्रोविजो कम्स, जहाँ भी ऐसी कोई बात आती है जिसमें एम्बिग्यूटी हो, जिसके लिए हम इंटरप्रिटेशन आगे उसमें ले रहा हूँ मैं, उसके कुछ पार्ट अभी आ रहे हैं कि वेयर नो सच असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल, जहाँ पे किसी कोर्ट में वकालत करने के लिए कोई भी जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में करता है यूजली, ठीक है, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनी पर्टिकुलर केस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट, मे नॉट शैल है, मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। इसका प्रोविजो पढ़ लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मूल धारा होती है वो एक लिखित धारा होती है जिसके अर्थ ढूंढना पड़ते हैं। प्रोविजो जब भी किसी धारा में आता है वो एक टॉर्च की तरह काम करता है, जिससे मूल धारा के प्रावधान क्लियर हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, मतलब समझ में आ जाते हैं हमको। वो टॉर्च का काम करती है और प्रकाश डालने का काम करती है मूल धारा पे। प्रोविजो हमेशा इस काम के आते हैं। प्रोविजो इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ओरिजिनल सेक्शन। वट एवर द प्रोविजो इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओरिजिनल सेक्शन। प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी ऑफ सो अपॉइंटेड, पहला तो ये कह दिया इसने कि पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। पुलिस ऑफिसर को तो वहाँ नियुक्त किया ही नहीं जाएगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, जहाँ कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल है ही नहीं। तो जो रखा है कि एनी अदर पर्सन में पुलिस ऑफिसर नहीं आ रहा है। दूसरा ये है उसमें कंडीशन क्या है पुलिस ऑफिसर की कि इफ़ ही हैज़ टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द एक्यूज इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, अगर उसने उस अनुसंधान के किसी भी स्टेज में भाग लिया है जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन एक्यूज के जिसमें एक्यूज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा है। और दूसरा है कि इफ़ ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, तो यहाँ ये है कि नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए, डीएम में अपॉइंट एनी पर्सन। तो यहाँ दो चीज़ें तो ख़त्म हो गई, पुलिस ऑफिसर जिसने भाग लिया वो अपॉइंट नहीं होगा, और वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का है तो वो अपॉइंट नहीं होगा। अब इसमें होता ये है कि डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको कभी कभी ये पात्रता मिल जाती है नॉट टू कंडक्ट द केस बट टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स।
कई बार ये होता है रिमांड वगैरह के मामले में, जहाँ तक रिमांड की स्टेज आती है या ट्रायल के पहले की स्टेज आती है, वहाँ पर रिमांड क्यों लेनी है या क्यों ज़रूरी है, वहाँ पर आकर के ये बता देते हैं कोर्ट को थोड़ा सा। इट इज़ ऑल्सो ये पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ क्रिमिनल केस, तो थोड़ा पार्टिसिपेट करते लेकिन उसी सीमा तक। और जहाँ तक ये बात है कि उसमें मतलब भाग लिया या नहीं भाग लिया है, ये इस तरह के जो प्रावधान है धारा 3 का खास तौर पर जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से किसी पुलिस अधिकारी को रेयर ऑफ रेयरस्ट केसेस में अपॉइंट किया गया है। ये जनरल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आम तौर पर कि नहीं अवेलेबल है तो कर दिया जाएगा। इसकी जगह होता ये है, मैं आपको बताऊं कि कई जगह जहां मैं था और वहाँ पे कोई प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं था, तो होता ये था कि दूसरे जिलों में या दूसरी तहसील में कोई प्रोसिक्यूटर है जिसके पास केस कम है और वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो उसे वहाँ से 2 दिन या 3 दिन के लिए कह दिया जाता था कि भाई आप फलाने जगह के कोर्ट में जा कर के इन पर्टिकुलर जो केस हैं इनमें पैरवी करिए। तो बजाय इसके कि किसी नए आदमी को बुला के मजिस्ट्रेट कोर्ट में बिठा देना या किसी पुलिस ऑफिसर को या उसको बिठा देना, उसकी बजाय होता है कि जो रेगुलर जो स्टेट काडर है, स्टेट काडर मीन्स एडीपीओ डीपीओ, उनमें से किसी की ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर लगा देता कि आप उस कोर्ट में जाके पैरवी करेंगे या प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ ये होता है। ठीक है, एनी डाउट्स? ओके सर इसमें हाँ ये हम्म सर इसमें ये स्टेट और सेंट्रल का है ना 24 और 25 में कि स्टेट इनको अपॉइंट करेगी, सेंट्रल इनको अपॉइंट करेगी। सर ये अलग अलग क्यों दिया है? नहीं, मैंने बताया ना, आपने लेट ज्वाइन की क्लास, मैंने आपको बताया था कि कोई केस ऐसे, जैसे मेरे पास केस आ गया था जिसमें लगभग 1,60,00,000 रुपए के आसपास जब्त हुई थी प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेट का था, मैं तो मतलब स्टेट सबऑर्डिनेट जुडिशरी थी। अब उसमें हुआ ये कि उसमें पुलिस ने राशि जब्त की थी, पुलिस ने ही उसमें रिमांड वगैरह मांगी, रिमांड वगैरह भी हमने दे दी, और पैसा जो था वो वो होता है ट्रेजरी में जमा, कि कैश जो है 100 रुपये से ज़्यादा माल खाने में नज़ारत में नहीं रखते हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट रूल्स में आता है। ठीक है, ये सीआरपीसी वगैरह में नहीं मिलेगा। हाँ सोनम पूछिए। सर ये तो मैंने सुना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो स्पेशल वो पीपी अपॉइंट करती है पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि वो मतलब आपने वो हवाला वाला एग्जांपल दिया था जो आप बता रहे हो। लेकिन सर मतलब ये था क्वेश्चन कि जो मतलब सेंट्रल अपॉइंट करती है स्पेशल को, और जो स्टेट रहती है तो मतलब वो जो अपॉइंट करती है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करती है। तो सर जो स्पेशल उन्होंने जो अपॉइंट किया है पीपी को, वो किसी मतलब वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा या फिर जैसे हाई कोर्ट वगैरह रहती है तो उनके लिए भी? नहीं, हाई कोर्ट के लिए तो नहीं रहेगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में फ़र्क होता है। हाई कोर्ट के लिए जो अपॉइंट होंगे वो अलग श्रेणी में अपॉइंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अपॉइंट हो रहे हैं वो अलग धारा में अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनका जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो अलग, हाई कोर्ट के लिए सेपरेट होंगे, सेट ऑफ जो पैनल होगा वो अलग होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग अलग होगा। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी, आप बताइए। लेकिन सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रही है, तो वो मतलब वो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कर सकती है, हाई कोर्ट के लिए भी कर हाँ, सकती है? वो दोनों के लिए कर सकती है। वो जैसे मान और लीजिए सर जैसे मतलब केस हाँ अगर जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो वो उसके लिए अपॉइंट करेगी, और अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो फिर वो हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करेगी, ऐसा? हाँ मतलब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि वो ईडी का केस था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का था, तो इनके केस तो सुप्रीम कोर्ट तक चलते हैं, तो वहाँ लॉयर्स दूसरे होते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो हाई कोर्ट के लिए और उस कंसर्निंग लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है किसी एडीजी के सामने या कहीं पे, तो उनके लिए वो एक ही लॉयर कर सकती है कि भाई हाँ ये सेम नेचर के केस हैं, सेम कैटेगरी के केस हैं, जो हवाला से या फॉरेन फंडिंग से संबंधित है। इसमें फेमा का या फेरा का या जो कॉफ़ी पोसा जो फॉरेन एक्सचेंज के संबंधित हमारे एक्ट हैं उनका उल्लंघन हुआ है, हवाला में बहुत बड़ी राशि पकड़ी गई है, तो ऐसे मामलों में वो दोनों कोर्ट के लिए एक ही लॉयर को अपॉइंट कर सकती है, गिवन कि वो लॉयर कंसेंट दे दे और उसका क्लैश डेट्स में ना हो, क्योंकि नीचे के कोर्ट में तो डेट एडजस्टमेंट हो जाती है, ऊपर हाई कोर्ट में कराना थोड़ा मुश्किल आता है, लेकिन हाँ ये अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। हाँ सुनो।
सर इसमें ना स्टेट के लिए मतलब हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए बात की गई है, लेकिन कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में पीपी नहीं होते वहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस नहीं जाता क्या? नहीं, स्टेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो स्टेट के काउंसिल होंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट एडवोकेट्स हैं, राइट, जो प्राइवेट एडवोकेट्स हैं उनको स्टेट अपना, जैसे मध्य प्रदेश के भाई 10 12 15 वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट में, समय 20 भी हो सकते, 25 भी हो सकते, वो पॉलिटिकल उस पर रहता है। वो होते हैं स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। वो हो सकता है एक ही वकील हो जो 3 4 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और अलग अलग सरकारों में, अलग अलग मतलब सब पार्टी की सरकारें उसमें, वो डजेंट मैटर। ठीक है, स्टेट तक तो हो गया एडवोकेट जनरल, या जो पीपी हो रहे हैं वो अपॉइंट हो गए, मतलब हाई कोर्ट तक के लिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो वहाँ पे ये अपना कोई जैसे वहाँ सॉलिसिटर जनरल हैं और दूसरे जो है अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं, वो सेंट्रल के मामले उठा के रखते हैं। और कोई मामला ऐसा आ गया जहाँ पे सेंट्रल स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, ये मेरी बात समझना ज़रा, कि कोई भूमि अधिग्रहण हो रहा है मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए, या विश्वनाथ कॉरिडोर का जब चल रहा था उस समय जो यहाँ सरकारें पहले थी, या कुछ लोगों ने आपत्ति वगैरह लगाई थी, और या कुछ जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, हाईवेज़ के प्रोजेक्ट हैं, कैनाल के प्रोजेक्ट हैं, डैम्स के, बहुत सारे सेंटर के प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें स्टेट भी विरोध करती है उनका। तो फिर वो वहाँ तो पक्ष रख रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल रख रहे हैं सेंटर में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष, केंद्र सरकार का। अब यहाँ दिक्कत आती, कोई स्टेट को लड़ना है तो वो उनसे तो नहीं लड़वा सकती जो सेंटर से ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो वो कोई सीनियर जो लॉयर होते हैं, उनकी जो कोई सीनियर ऑफिस होता है, उनको वो अपना स्टैंडिंग काउंसिल बनाते हैं कि स्टैंडिंग काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और स्टैंडिंग काउंसिल ये सब प्राइवेट लॉयर्स होते हैं, माइंडेड। स्टेट काउंसिल स्टैंडिंग काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये पर्टिकुलर एक केस देखेंगे, वो 10 12 20 25 30 बना सकती है, केस में को रख दे, दूसरे में दूसरे को रख दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्थायी वहाँ मध्य प्रदेश से सैलरी वाले लोग नहीं होते। इन लॉयर्स को इनकी फ़ीस दी जाती है, जो भी फीस एग्रीड अपॉन होती है स्टेट के बीच में और उन लॉयर के बीच में, वो दी जाती है। और वो स्टैंडिंग काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में उस समय तक के लिए होते हैं जब तक वो केस चलता है। वो केस जैसे ही ख़त्म हो जाता है, उनका जो वो एग्रीमेंट है या वो है, वो टर्मिनेट हो जाता है। फिर अगली बार अगर कुछ करना हो तो वो नया अपॉइंट करेंगे, या फिर वो अपॉइंट कर देते हैं कि स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ एमपी फॉर 1 ईयर। तो वो जितने भी केस स्टेट ऑफ एमपी के खिलाफ आएंगे वो उनमें नोटिस लेते रहेंगे, 1 साल या 1.5 साल जो भी उनका पीरियड बनाया गया उस पीरियड तक वो काम करेंगे, लेकिन वो होंगे प्राइवेट लॉयर्स। ओके सर ये मतलब ये जो मतलब वहाँ पे कोई पीपी वगैरह नहीं होते, वहाँ पे प्राइवेट जो एडवोकेट्स रहते हैं उनको हायर किया जाता है। हाँ, मतलब उनको सर और फिर जो स्टैंडिंग काउंसिल बनाया जाता है। हाँ पूछिए। सर जैसे कि जो अटॉर्नी जनरल वगैरह रहते हैं स्टेट के और मतलब पूरे इंडिया के, तो उनका क्या काम रहता है? फिर वो कोई केस नहीं देखते क्या? क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने के काम करते हैं ना। अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटर और यूनियन ऑफ इंडिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया में अपने यहाँ 25-26 स्टेट हैं, तो स्टेट के अलग होंगे, वो यूनियन के हैं। वो हम ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। और जो अभी आजकल जो निकली है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, हाई कोर्ट्स की बेंचेस में भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। जिससे सेंटर के अगर कोई केस आए, एडवोकेट जनरल अगर सेंटर कोई केस स्टेट कोई केस फाइल कर रहा है या प्राइवेट पार्टी कोई फाइल कर रही है, तो वो एडवोकेट जनरल उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो असिस्टेंट या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो बैठे हैं हाई कोर्ट की बेंचेस में, हाई कोर्ट में, वो केस लड़ेंगे यूनियन के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक। सर मतलब जो सेंट्रल के लिए अगर केस लड़ेंगे तो वो सॉलिसिटर जनरल वगैरह लड़के, और अगर स्टेट के भी आप पे लड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वो प्राइवेट एडवोकेट्स हायर करेंगे। यस डेफिनेटली, वो प्राइवेट एडवोकेट होंगे, है ना। और ये प्रैक्टिस जो मैंने बताया, ये प्रैक्टिस अब यहाँ तक आ गई है कि ये जो
हाई कोर्ट्स की बेंचेस हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स की, अधिकतर हाई कोर्ट्स में अपॉइंट कर दिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल्स। तो वो यूनियन के या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ स्टेट में बैठते हैं, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई या कुछ इनिशिएट होती है तो वो उसका नोटिस वगैरह यहीं कहीं ले लेते हैं और जवाब दे देते हैं, सो दैट कि वो केस डिले ना हो। तो ये अब जो सेंटर की जो पोस्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, उनके असिस्टेंट और एडिशनल जो है हाई कोर्ट्स में भी आ गए। ये मैं नया डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ, ये बैठने लगे हैं हाई कोर्ट में। ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है लेकिन। ओके, सो नाउ वी कम टू द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो वी विल टेक अप दिस मैटर टुमारो, और इसको पढ़ लीजिए। ये अभियोजन निदेशालय के बारे में बेसिकली इसके फंक्शन मैंने बता दिए थे। ये बुंदेला जी ने पहले पूछा था, और साक्षी ने भी पूछा था कि व्हाट इज़ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये एक प्रशासनिक पद है, ये व्यवस्था करता है उनके प्रमोशन, उनके तबादले वगैरह की, और ये सब इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो इसको हम कल टेकअप करेंगे। अभी आज की डिस्कशन का कोई और क्वेश्चन बताओ हो तो बताइए, कोई एनी डाउट या पुराने कोई डाउट हो या इससे अलग कोई डाउट हो रिगार्डिंग CRPC और एविडेंस, तो वी कैन डिस्कस फॉर 5 minutes। No doubts? Okay, so I am concluding the class here. Tomorrow we will meet on the same time, or kindly read section 25A of CRPC, that is Directorate of Prosecution, या इसको कहेंगे अभियोजन निदेशालय, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसका स्टेट में एक हेडक्वार्टर होता है, स्टेट कैपिटल सिटी में आमतौर पे होता है। इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।